गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं लूसन बुक में समान ज्ञान, उसका जो सब्जेक्ट है इतिहास, जिसमें हमने कल फर्स्ट पार्ट में हमने भारत के इतिहास चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में भारत के इतिहास, उसके अंतर्गत प्राचीन भारत, उनके स्रोत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तक, यहाँ तक हम इसे डिटेल में पढ़ चुके थे। आज हमारा जो शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। पहला यहाँ से हम नोट के बाद में, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ठीक है, ये हैं, जैसे पहला हो गया वेदांग शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण। तो ये हो गए 6 वेदांग। क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि अगर वेदों को भली भांति समझने के लिए जो वेदांग है, वो वेदांगों की जो रचना हुई कितने प्रकार के हैं। ठीक है, 6 प्रकार के हैं। और उनको अगर वेदांगों को अगर डिटेल में पूछते हुए कौन कौन से, 4 ऑप्शन दे दिया। उसमें एक दे दिया विष्णु पुराण, या विवाह दे दिया, अनुसंधान दे दिया, राजकर्म दे दिया, एक दे दिया शिक्षा। तो आपको अगर वेदांग 6 वेदांगों के बारे में जानकारी है तो आपको पता है 6 वेदांग हो गया। पहला हो गया शिक्षा हो गई, ज्योतिषी हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया और छंद हो गया। ये हो गया 6 वेदांग। तो आपका शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, अगर ये 6 वेदांग उस ऑप्शन में हैं तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ये हो गया आपके 6 वेदांग, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। जो भारतीय जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, उसके जो रचयिता हैं, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रचयिता, जैसे लोमहर्ष जो के रचयिता हैं, जो क्रमबद्ध जो विवरण उसका है ना पुराणों जो मिलता है, तो उसका जो रचयिता है वो लोमहर्ष हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, उग्रश्रवा इतना नहीं है, पर ये लोमहर्ष है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप एक पॉइंट बना के नोट कर लीजिए या फिर इसे रिमार्क कर लीजिए। ठीक है, इसकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लोमहर्ष। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, जो इसके रचयिता है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में जो मिलता है, उसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम, और ये हो गए केवल 5 जो राजाओं की वंशावली में पाए जाते हैं। पहला हो गया मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नोट। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो पुराण है वो कौन सा पुराण है, तो वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, अब बात करते हैं पुराण जो है, जैसे विष्णु पुराण, वो किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण है मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य जो पुराण है आंध्र सातवाहन से संबंधित है, जो वंश था उसमें ही मत्स्य पुराण से संबंधित है। ठीक है, वायु जो पुराण है गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो हम यहाँ तक बात कर चुके हैं। क्वेश्चन इसी तरह पूछा जा सकता है वैसे। ठीक है, इसे आप ऐसे पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, पर ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मत्स्य हो गया, वायु हो गया, विष्णु, ब्रह्मण, ये सब क्या है। ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत है। अब नेक्स्ट हम नोट की बात करते हैं। पुराणों में सबसे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक, इसको तो आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अधिकतर पुराण सरल मतलब जो संस्कृत थी ना पहले की, जो बहुत अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र
जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, नॉर्मल। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल के मानक ग्रंथ हैं। ठीक है, मनुस्मृति मतलब ये मनुस्मृति मानी जाती हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि गुप्त युग के विषय की जानकारी किस स्मृति से हमें प्राप्त होती है? नारद स्मृति। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, आप इसको पढ़ सकते हैं, पर इसके आपके दिमाग में होना चाहिए ये। ठीक है, और बात करते हैं हमारे जातक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो वर्ड है जातक बहुत ही कई बार पूछा गया। जातक, जिसमें हम बात करते हैं जातक। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक। ये जातक सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अगर ये तो पूरा लाइन ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उनकी अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। कौन सी वो पुस्तक है, वो कौन सा ग्रंथ है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जातक शब्द है उसमें हमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है, और हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें हमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जीवन चरित्र की बात करते हैं तो कथा वस्तु हो गई, अब पूर्व जन्म की बात करते हैं कहानी जो है वो जातक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैन। ये लाइन भी पूरी इम्पोर्टेंट है। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है, मतलब जिस तरह से हम बुद्ध का जो पूर्व जन्म की कहानी है उसे हम जातक कहते हैं, उसी तरह से जैन साहित्य को ही हम आगम भी कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य मीन्स आगम। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है ना, कल्पसूत्र मतलब से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र मतलब जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। ठीक है, ये जो कल्पसूत्र है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्योत्थान तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण रहता है। ठीक है, जिस इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आगम और ये कल्पसूत्र। ठीक है, इसको तो रट ही लीजिए एकदम से। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं चाणक्य मीन्स कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। ठीक है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, और इनके जो विभाजित है ना 15 हो गए अधिकरणों में और 180 हो गए प्रकरणों में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है पूरी लाइन। अब बात करते हैं हम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्लर के द्वारा किया गया है। जो कल्लर शब्द है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। अभी हमने बात करी थी जो भारतीय ऐतिहासिक भारतीय ऐतिहासिक जो विवरण था उसका क्रमबद्ध के बारे में बात हुई तो वो लोमहर्ष थे। आपने आज पढ़ा हुआ था, ये रहा। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है पुराणों में मिलता है, जिसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है संस्कृत साहित्य में। यहाँ पे संस्कृत साहित्य की बात हो रही है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं उसमें हो रही थी, इसमें घटनाओं की बात हो रही है, और उसमें कहाँ किसकी बात हो रही है आप देखते जाइए, कथाओं की बात हो रही है। ठीक है, इसमें घटनाओं की और उसमें कथाओं की बात हो रही है।
तो ये डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। आप इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप इसे ध्यान से देख सकें, ताकि इसको पढ़ना ये एक नहीं है, इसके समझना इम्पॉर्टेंट है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया, ठीक है। और कल्हड़ द्वारा रचित जो पुस्तक थी राजतंगनी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कल्हड़ राजतंगनी, जिसका संबंध कश्मीर का इतिहास से है। जो राजतंगनी जो पुस्तक है उसमें जो संबंध है ना, जिसका उसमें विवरण दिया है वो कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। उसमें कश्मीर के इतिहास का विवरण बताया गया है। बात करते हैं अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चर्चनामा पुस्तक में सुरक्षित है। ये तो इसमें तो सारे पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है। लेखक उदय अली अहमद, ये इम्पॉर्टेंट है चर्चनामा पुस्तक। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की जो लेखक है पाणिनि है, ठीक है। ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। देखिए संस्कृत भाषा व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है, अष्टाध्यायी, जिसके जो लेखक है पाणिनि है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मोर के पहले के इतिहास का मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये मोर के पहले के इतिहास के और उसकी राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ये पूरा ही लाइन इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं हम कात्यायन की गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इससे भारत पे होने वाले यवन आंकड़ों का उल्लेख मिलता है। ये कात्यायन है कि गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें हमें भारत पे होने वाले यवन आंकड़ों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ठीक है। सबसे ये इम्पोर्टेंट है पतंजलि। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो है पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित हैं। किस शुंग से पुरोहित हैं ये, पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, पतंजलि जो है वो किससे पुरोहित है, वो पुष्पमित्र शुंग से पुरोहित थे, ठीक है। इनके महाभास के शुंगों का इतिहास पता चलता है। इस जो शुंग है इसमें हमें किस चीज़ का पता चलता है, किस चीज़ की जानकारी मिलती है हमको, मतलब इतिहास पता चलता है। तो इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, महाभास के शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये पूरी ही लाइन इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों आज हमने इसमें भारत को जो इतिहास है उसमें जो प्राचीन भारतीय, यहाँ पे हम देखते हैं जो उसका चैप्टर था भारत का इतिहास, बहुत ही सरल और बहुत इजी है।